नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहां विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जा रही है कि चुनाव के हार के कारण क्या हैं। बता दें कि यूपी चुनाव में बसपा को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था, बलिया की रसड़ा सीट थी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे विधानसभा प्रत्याशियों, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्षों, मुख्य सेक्टर प्रभारी और सांसद विधायकों को बुला लिया है और अब हर किसी से जवाब मांगा जा रहा है कि इतने बड़े फेलियर के पीछे क्या वजह है। कार्डर बेस पार्टी कही जाती थी, अपना जनाधार है कहा जाता था, हाथी साइलेंट है कहा जाता था, लेकिन जो नतीजे आए वो वाकई बसपा के लिए निराशाजनक। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में ये पार्टी मुख्यालय और यहीं पर ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, जो लोग चुनाव लड़े थे, जो उम्मीदवार थे, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। तकरीबन 1500 के आसपास यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो बुलाए गए हैं और हर कोई यहाँ जो पहुँचा है फिलहाल अभी आप देखिए पार्टी कार्यालय के भीतर ही मौजूद है और अब तक की ये सबसे बड़ी बैठक है। हमने चुनाव के पहले भी इतनी बड़ी बैठक नहीं देखी, यानी इतनी संख्या में हमें ना पदाधिकारी कभी किसी बैठक में नजर आए, ना जो उम्मीदवार है वो एक साथ बुलाया गया। अलग अलग जरूर छोटे छोटे नंबर्स में इनको बुलाया गया और यहाँ पर आज बहुत सारे आप देखिए पदाधिकारी, बहुत सारे जो लोग हैं खासतौर से उन सभी लोगों को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं जो हार मिली है उसकी भी समीक्षा होगी। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता है। ये जो बैठक है समीक्षा होगी? हाँ, समीक्षा होगी। समीक्षा हार जो मिली उसको लेके समीक्षा होगी, सब चीज़ की समीक्षा होंगी। संगठन कैसे बनेगा, कैसे क्या चीज़ होगा और क्यों हार हुई, इसकी समीक्षा होगी। कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, ये बहन जी बताएंगे, ये बहन जी बताएंगे। अभी ये बहन जी लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय होगी? नहीं, वो तो आगे प्रक्रिया है ही है, उसको तय होनी है होनी है। सुझाव भी दिए जाएंगे, आप लोग को सुझाव भी देंगे कहाँ कमियाँ रह। सुझाव दे दिया है, अब बहन जी को बोलना है। तमाम सारे यहाँ पर पार्टी के जो हम कहें पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मुख्य सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया है, जो लोग प्रत्याशी रहे उनको बुलाया गया है। उमा शंकर सिंह भी हमें नज़र आ रहे हैं, जो एकमात्र विधायक हैं बीएसपी के, जो रसड़ा से जीत के आए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमें गुड्डू जमाली जो हैं उनकी भी घर वापसी होती यहाँ नज़र आ रही। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से पार्टी को करारी हार मिली है उसके बाद अब ये समीक्षा हो रही है और समीक्षा इस बात की हो रही है कि आखिर कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ पर पार्टी का कैडर फेल हो गया, जो वोट नहीं मिले पार्टी को, वोट प्रतिशत भी गिरा और केवल एक सीट मिली। अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का रहा है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इसी बैठक के शुरू होने से पहले ही ये खबर आई कि हार के बाद मायावती का बड़ा एक्शन सामने आया है। जिला और विधानसभा प्रभारी को छोड़कर सभी इकाई भंग करने की ये बड़ी खबर है। तो देखिए एक्शन और उसके बाद 1500 लोगों का जो जमावड़ा अभी आप देख रहे थे, उससे पहले ही ये खबर आती है कि जिला और विधानसभा प्रभारी को छोड़कर सभी इकाइयां बसपा की भंग होती हैं। हार के बाद एक्शन भी लिया गया है और उसकी समीक्षा ये बताया जा रहा है कि तमाम प्रत्याशियों से पूछा जा चुका है और अब बहन जी की बारी है, वो बोलेंगी। बड़ी खबर मिल रही है, आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं गुड्डू जमाली। ये खबर आ रही है जहां मायावती ने उपचुनाव में गुड्डू जमाली को चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। एआईएमआईएम को छोड़कर बसपा में एक बार फिर शामिल हुए गुड्डू जमाली। अखिलेश यादव के छोड़ने से आजमगढ़ सीट खाली हुई है और ऐसे में वहां उपचुनाव होंगे। कौन होगा उम्मीदवार, तो ये खबर आ रही है गुड्डू जमाली बसपा के उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने एआईएमआईएम का साथ जरूर दिया लेकिन अब वो फिर से बसपा के साथ है। तो बसपा के लिए इस वक्त खेमे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उठापटक, बनाना, तोड़ना, ये सब कुछ चल रहा है और दिखाई दे रहा है। अनुभव, क्या कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं आज की इस मीटिंग के? देखिए ये आज बैठक बुलाई गई और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब तक हम कहें सबसे करारी शिकस्त मिली है बसपा को, ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा।
तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये समीक्षा बैठक बुलाई और अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ अब बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम सारे जो लोग गए थे बैठक में, जो सेक्टर प्रभारी थे, जो इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष थे, जो विधानसभा अध्यक्ष, वो सभी लोग निकल रहे हैं। और 3 बड़ी चीज़ें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है। जो बात यूपी गंगा पहले से कह रहा था कि कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, तो अब जितनी भी इकाइयाँ हैं, केवल जिला अध्यक्ष को छोड़ दीजिए और विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी इकाई को भंग कर दिया है। दूसरा, अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि 18 मंडल हैं तो मंडल के कोऑर्डिनेटर होते थे, पर अब पहली बार ऐसा किया है। दूसरे राज्यों में जैसे पहले कोऑर्डिनेटर होते थे, अब यूपी में भी 3 कोऑर्डिनेटर या 3 प्रभारी का ये बना दिए हैं। मुनकाद अली को बना दिया है, विजय प्रताप को और राजकुमार गौतम को बना दिया। तो ये 3 प्रभारी, 3 कोऑर्डिनेटर यूपी में होंगे जो सारे काम को देखेंगे, सारी चीज़ों को। और आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर तो ही, लेकिन अब उनको यूपी का जिम्मा दे दिया गया। यानी ये जो 3 कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी सारी जो रिपोर्टिंग है वो आकाश आनंद को होगी और आकाश आनंद की सक्रियता अब उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। यानी 2 से 3 महीने के भीतर आकाश आनंद ही पूरी तरह से यूपी को देखेंगे। ये बड़ा फैसला हुआ है। और गुड्डू जमाली, जो बात आपने की, गुड्डू जमाली कुछ चुनाव से पहले नाराज हुए, सपा में गए, अखिलेश यादव के दरवाजे पर गए, टिकट नहीं मिला, फिर आखिरी में एआईएमआईएम का टिकट लिया, चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। आज हमें बैठक में नजर आया, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंच से ऐलान किया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीट छोड़ दी आजमगढ़ की, अब वहाँ पर उपचुनाव होगा लोकसभा का, और मायावती ने मंच से ऐलान किया है कि उस उपचुनाव में गुड्डू जमाली बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। तो एक बड़ा ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया। एक और चीज़ देखिए, अभी क्या होता था, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे प्रत्याशी, वो अपने नाम के आगे क्या लिखते थे, विधानसभा प्रभारी। तो ये भी कहा है कि अब आपको विधानसभा प्रभारी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अब चुनाव 2027 में होने हैं, उससे पहले पार्टी चीज़ों को तय करेगी, उसके बाद ही कोई अगले निर्देश उन लोगों के लिए दिए जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा मंथन, और मंथन के साथ कुछ परिवर्तन के इशारे मिल रहे हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से पार्टी फिर से हिम्मत जुटाती है, कार्यकर्ताओं को जुटाती है और आगे बढ़ती है। अच्छा, एक चीज तो समझ आ गई है अनुभव की, बहुते जोगी मंठा उजाड़ कहते हैं। 18 मंडल में बांटा गया था ये विभाग, अब 3 लोगों के पास रहेगा और उसके ऊपर भी सुपरविजन आकाश का रहेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल यही परिवर्तन हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं। क्योंकि अभी क्या होता था, यूपी में अलग अलग जो मंडल थे उनके कोऑर्डिनेटर होते थे, उनका सारा जिम्मा होता था, वो उस मंडल के जिम्मेदार होते थे। जितनी विधानसभा सीटें उस मंडल में आती थी उसके भी जिम्मेदार वो होते थे, जो लोकसभा सीटें आती थी उसके भी जिम्मेदार होते थे। और अभी दूसरे राज्यों में वो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते थे, यूपी में कोई पूरे प्रदेश का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता था। तो अब यहाँ पर हम कहें तो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर या 3 प्रभारी हो गए और उनकी नियुक्ति की गई। यानी सारे काम को अब वो 3 लोग देखेंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे पूरे प्रदेश को डिवाइड करते हैं, लेकिन काम 3 लोगों को जिम्मेदारी दी है मायावती ने। और उसके अलावा आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी ये दी है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के भतीजे, और साफ तौर पर ये कहा है कि अब यूपी का भी काम देखना है आकाश आनंद को। यानी ये जो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे जो यूपी के बनाए गए हैं, ये इनसे जो सारी डिटेलिंग होगी वो आकाश आनंद ही लेंगे। बिल्कुल अनुभव, तो अब यानी छोटी छोटी इकाइयों के बजाय एक कम संख्या और ज्यादा जवाबदेही वाला मामला होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उनके साइकी को आपने कहाँ पाया? वो कितने मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड हैं इस पूरे माहौल में? देखिए, कुछ लोग जरूर निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी है कि इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने ये कहा, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बनाएंगे, तो कभी राष्ट्रपति नहीं बनोगे, ना बनने की कोई कमेंट है ऐसा? अच्छा, हाँ, सब अफवाह, कोई अफवाह है ये बीजेपी की। और जो हार मिली इस पर क्या कहा? इस पर तो वोट बैंक जो है, जैसे मुस्लिम नहीं मिला मुझे कतई, तो मुस्लिम की आड़ में उनका सपा ना आ जाए, तो हिंदू के नाम पर लोग भाजपा में चलेगा कुछ। अच्छा, अब कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे ठीक से? कैडर के जरिए शुरुआत करेंगे नए सिरे से, कैडर को फिर से कैडर के नेता डेवलप कर। जी सर। देखिए, बिल्कुल निकल रहे हैं कुछ लोग, और साफ तौर पर हमने बात भी कराई। तो एक तो बीएसपी सुप्रीमो ने ये कहा कि जो राष्ट्रपति बनाने की बात एक फैलाई गई। बिल्कुल अनुभव, कई तरीके की अफवाहों का जिक्र बार बार बहन जी करती आई हैं, और अब देखना होगा कि उन अफवाहों से सबसे पहले निपटने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को वो क्लियर करना चाहती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, और इस बड़ी खबर पे अपडेट हमारे सहयोगी अनुभव दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के
हार का विश्लेषण, सिर्फ एक सीट पर इतनी बड़ी पार्टी आके सिमटती है, ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं लखनऊ कार्यालय, बसपा कार्यालय में। आगे बढ़ते बात करते हैं योगी कैबिनेट की। तो मंत्रियों के बीच आज विभाग का बंटवारा संभव है, ये बताया जा रहा है। किसी भी वक्त मंत्रालय के बंटवारे की घोषणा संभव है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, माफ कीजिएगा। जहां अब ये बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री ने शपथ ले ली है, तो उनके पास उनके डिपार्टमेंट्स की डिटेल भी आज पहुंच जाएगी और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। दोपहर तक का वक्त बताया जा रहा है कि कभी भी ये खबर आ सकती है कि जो मंत्री, नए नवेले मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, 30 नए चेहरे हैं और जो पुराने चेहरे हैं उनको कौन से विभाग के लिए सेवाएं देनी है, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। और पोर्टफोलियो वितरण की ये खबर है, किस मंत्री को कौन सा विभाग, ये सब स्पष्ट हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो काम है, जो सपने हैं, जो संकल्प हैं, उसे साकार करने के लिए जमीन पर उतरा जाए। उधर सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जो जुड़े गंतव्य स्थान हैं, उनकी कुल संख्या 8 है और विमानों की संख्या 12 हो गई है, यानी 12 फ्लाइट्स होंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े, राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने ये भी कहा कि पिछले 5 साल में एयर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हुई है। यूपी में फिलहाल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद। चंदौली NH2 पर एक ट्रक में आग की खबर है। देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के हवाले हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है। हरियाणा नंबर का ये ट्रक है, लोहे के पाइप से लोडेड है और बिहार की तरफ जा रहा था। ट्रक का चालक, क्लीनर पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन हादसा हो सकता था क्योंकि ट्रक की कंडीशन देखिए आप। तो NH2 पर इस ट्रक की ये तस्वीरें आई हैं। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर इस ट्रक से बाहर आ गए, लेकिन आग क्यों लगी ये स्पष्ट नहीं है। ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है, चलती हुई हाईवे पर इस ट्रक को जलता हुआ भी देख सकते हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में लगी हुई है। लोहे का सरिया लदा हुआ है इस ट्रक पर।